Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करना है। वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, कि इस बुक का तकरीबन जो हम बड़े चैप्टर जिनमें से शुमार करते हैं उनमें से एक चैप्टर ये भी है। तो बहरहाल ये चैप्टर कुछ इस अंदाज में बनाया गया है कि जो शुरू वाला पोर्शन है अगर उसको अच्छी तरह समझ लिया जाए तो फिर आसानी से बाद वाला पोर्शन समझ में आना शुरू हो जाता है। इस वजह से आप लोगों ने इसको साथ साथ तैयार करना है। तो ये चैप्टर, इसका टाइटल क्या है? किंगडम प्लांटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो किंगडम प्लांटी में मेंशन की गई है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये हमने वर्ड इस्तेमाल किया फाइलोजेनेटिक। अब ये इस तरह का वर्ड हमने एक चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था जिसका नाम है फाइलेटिक। अब फाइलेटिक वर्ड का मतलब क्या था? हमने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको उसके कॉमन ओरिजिन तक ले जाया जा सकता है। तो इस तरह की जो हम स्टडी करते हैं ये फाइलेटिक लिनिएज में स्टडी करते हैं। बेसिक फाइलेटिक लिनिएज वो स्टडी है जिसमें ये बताया जाता है कि एवोल्यूशन कैसे हुई, एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में कैसे है, वो जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जिसके ज़रिए से ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई है उसको हम कहते हैं फाइलेटिक लिनिएज है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ देखी जाती है और सिमिलैरिटीज़ की वजह बताई जाती है मोड ऑफ ओरिजिन। यानी आप ये समझ लें कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जब भी ग्रुपिंग होगी तो उसमें ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ की वजह से ग्रुप बनेंगे और उनकी सिमिलैरिटीज़ की जो सबसे बड़े काज है वो जो बताया जाएगा वो मोड ऑफ ओरिजिन बताया जाएगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि द ग्रुप वर सपोज्ड, ग्रुप्स के बारे में ख्याल किया जाता है टू फॉरशैडो, कि ये अक्कासी करते हैं। ये क्या करते हैं? अक्कासी करते हैं किस चीज़ की? कि ऑर्गेनिज्म में एक नेचुरल रिलेशनशिप पाया जाता है और इसका नेचुरल रिलेशनशिप की वजह क्या बनी है? मोड ऑफ ओरिजिन, यानी उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो कोई भी ऐसा क्लासिफिकेशन का सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप की एक बहुत बड़ी रीज़न हो मोड ऑफ ओरिजिन, कि वो कॉमन ओरिजिन से निकले हों, तो इस तरह के क्लासिफिकेशन के सिस्टम को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद किंगडम प्लांटी के कुछ जनरल कैरेक्टर है जिसको हमने पहले बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि सारे मेंबर यूकैरियोट हैं, ऑटोट्रोफिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, नॉन मोटाइल हैं, डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से डिवेल्प होते हैं। एम्ब्रियो एक छोटे से पौधे को कहा जाता है जो आमतौर पे बीज के अंदर है अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से चूंकि ये एम्ब्रियो से डिवेल्प होते हैं तो यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल होता है एम्ब्रियोफाइट्स। तो प्लांट के लिए एक और हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। तो फाइट प्लांट को कहा जाता है एम्ब्रियो। तो चूंकि प्लांट एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं इस वजह से इनके लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। और इनकी सेल वॉल में चूंकि ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है तो सेलुलोज से मिलके बनी है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस क्लास। तकरीबन प्लांट्स की तादाद की बात करें तो 3,60,000 स्पीशीज ऐसी हैं जो प्लांट की जो इस वक्त करंटली नोन टू द साइंस ने डिस्कवर की है। तो ये जनरल कैरेक्टर अक्सर पूछ लिया जाता है, राइट ऑन द जनरल कैरेक्टर ऑफ किंगडम प्लांटी। उसके बाद जब हम किंगडम प्लांटी को मज़ीद डिवाइड करते हैं तो इससे दो ग्रुप बनते हैं, दो डिवीजन बनती है। क्योंकि जब हमने लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में तो हमने कहा था कि जो किंगडम प्लांटी है इसको डिवीजन में डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होगी। तो जो सबसे बड़ी दो डिवीजन है, एक डिवीजन ब्रायोफाइट्स है, एक डिवीजन ट्रिक्योफाइट्स है। जो ब्रायोफाइट्स है दे लैक वेस्कुलर बंडल, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, तो इस वजह से इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। तो दूसरे हमारे पास ट्रिक्यो का लफ्ज़ मतलब है जिसमें नालियाँ हों, वेसल्स। फाइटा प्लांट को कहा जाता है। तो डिवीजन ट्रिक्योफाइटा बेसिकली दे हैव वेस्कुलर बंडल, इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, सो आर आल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर प्लांट्स। तो ये दो बड़ी क्लास डिवीजन्स हैं जिनमें किंगडम प्लांटी को डिवाइड किया गया है। उसके बाद पहले हम डिवीजन ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल है इसकी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ट्रिक्योफाइट्स को। तो सबसे पहले ब्रायो का लफ्ज़ी मतलब है मोसिस।
तो इसमें आमतौर पे जो शुरू में प्लांट देखे गए वो सारे मोसिस थे, तो इस वजह से इनका नाम रख दिया गया ब्रायोफाइट्स। लेकिन बाद में जब डिटेल रिसर्च आगे बढ़ी, साइंस आगे कि मज़ीद इसको स्टडी किया गया, तो पता चला कि मोसिस ब्रायोफाइट्स की एक किस्म है। सारे ब्रायोफाइट्स के मेंबर मोसिस नहीं है, मोसिस एक क्लास का नाम है, एक सब डिवीजन का नाम है, सॉरी। तो फर्स्ट लैंड प्लांट, ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि पानी से खुश्की पर आई है। ज़िंदगी का आगाज़ पानी में हुआ, पानी में ज़िंदगी आगे फैली है, बड़ी है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ज़िंदगी है वो खुश्की पे आई। इसी तरह जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो पहले पानी में, फिर वहाँ से ये खुश्की पे ट्रांसफ़र हुए। तो पहले प्लांट जो दुनिया में ज़मीन खुश्की पर आए हैं वो ब्रायोफाइट्स। हमने अभी डिस्कस किया है, जब हम किंगडम प्लांटी को डिस्कस करने लगते हैं, हमने पहला सिस्टम ही डिस्कस किया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम एवोल्यूशन के लिहाज से इसमें बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको इस अंदाज में लिखा गया है कि सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया गया जिनकी एवोल्यूशन पहले हुई, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, और सबसे आखिरी जो ग्रुप पढ़ेंगे द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ दिस किंगडम प्लांटी। तो ऐसे चलेंगे, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जिनकी एवोल्यूशन हुई है वो ब्रायोफाइट्स हैं, और इनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई है? ये ग्रीन एल्गी से हुई है। तो दीज आर द फर्स्ट प्लांट दैट कॉलोनाइज द लैंड, जिन्होंने लैंड पर आकर रहना शुरू किया, लैंड पे आकर कॉलोनियाँ बनाई, वो ब्रायोफाइट्स के मेंबर थे। उसके बाद एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आमतौर पर ग्रीन एल्गी से निकले हैं। तो ये द इंसेस्टर ऑफ किंगडम प्लांटी ग्रीन एल्गी कहलाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पोरली एडॉप्टेड टू लिव ऑन लैंड, ये पानी से खुश्की पर तो आए हैं, लेकिन खुश्की का ये एक सक्सेसफुल ग्रुप नहीं कहलाते। वजह क्या है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फंजाई के चैप्टर में, कि हर वो ऑर्गेनिज्म जिसकी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़े वो ऐसी जगह खुश्की में कहीं नहीं रह सकता, जैसे सहरा वगैरह जहाँ पानी बहुत कम है। तो ये ऑर्गेनिज्म चूँकि इनकी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से आमतौर पे ये सिर्फ उसी जगह रहेंगे जहाँ मॉइस्ट हो, जहाँ नमी हो, जहाँ पानी हो, तो ये पानी से दूर नहीं जा सकते। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे ये खुश्की पर आए तो हैं, लेकिन इन्होंने खुश्की के हर किस्म के एनवायरनमेंट में रहना नहीं सीखा, ये सिर्फ उस जगह मौजूद होते हैं जहाँ पानी मौजूद होता है। तो दे आर पुअरली अडॉप्टेड टू लिव ऑन लैंड। कन्फाइंड का मतलब है कि ये महदूद होते हैं टू डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अब चूँकि इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते, इसमें जाइलम नहीं होता, इसमें फ्लोएम नहीं होता, तो फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पे इसमें नहीं होती, स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू जिसको हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम, और जो दूसरी चीज़ है वो स्ट्रेंथिंग टिश्यू, यानी इनमें लकड़ी वगैरह भी नहीं होती। इस वजह से आमतौर पे इसके जो मेंबर है वो ज़मीन पे पड़े होते हैं या थोड़े बहुत खड़े होते हैं, आमतौर पे ज़मीन पे ही पड़े होते हैं, चूँकि इनमें स्ट्रेंथिंग टिश्यू नहीं है, सपोर्टिव टिश्यू नहीं है। तो जिस वक्त इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं है, तो फिर इनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? जिस डिफ्यूजन के ज़रिए से, ऑस्मोसिस। अब ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, जिसमें क्या होता है, अगर बॉडी की एक तरफ चीज़ हाई हो, दूसरी तरफ चीज़ लो हो, तो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगी, चाहे वो वाटर हो, मिनरल हो, फूड हो या दूसरी चीज़ें हो। एक तरफ अगर बॉडी में चीज़ हाई है, दूसरी तरफ लो है, तो ये हाई से लो की तरफ मूव करे। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, हाई से लो। आमतौर पे पानी के लिए जब ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। उसके बाद जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी पूरी बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है आमतौर पे, यानी इस तरह नहीं है जिस तरह प्लांट में सिर्फ रूट्स ही, जो हायर प्लांट है उसमें सिर्फ रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। इनमें कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आमतौर पे जो जनरल बॉडी है उसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी होती है। उसके बाद क्यूटिकल, तो जब भी प्लांट पानी से खुश्की पे आए तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ा, इनकी बॉडी से पानी एवोपरेट करना शुरू। आपने देखा होगा कि जैसे कपड़े वगैरह जितनी ज़्यादा खुश्की वाले इन्वायरमेंट में रखेंगे उनकी एवोपरेशन ज़्यादा होगी और जल्दी खुश्क हो जाएंगे। तो इसी तरह जब प्लांट जब पानी में थे तो उस वक्त तो इनको प्रॉब्लम था ही नहीं, एवोपरेशन जितनी मर्जी होती रहे क्योंकि पानी उनको मिल रहा था। लेकिन जब वो खुश्की पे आए तो उनको प्रॉब्लम आया कि उनकी बॉडी से पानी एवोपरेट करना शुरू हो गया। अब खुश्की वाले इन्वायरमेंट पे ऑलरेडी पानी कम है, इस वजह से
इन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया कि अपनी सरफेस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर डेवलप की, क्यूटिकल की लेयर डेवलप। लेकिन चूंकि ये पानी के करीब रहते हैं, इस वजह से इन्होंने शुरू में ये जो प्लांट बने हैं उनमें आमतौर पे थिन क्यूटिकल है। जो प्लांट ड्राई इन्वायरमेंट की तरफ आते रहे, क्यूटिकल की थिकनेस में इजाफा होता रहा ताकि एवोपरेशन ऑफ वाटर को कम से कम किया जाए। अब क्यूटिकल एक ऐसी लेयर है वैक्सीज की बनी हुई। अब क्यूटिकल है क्या? ये वैक्सीज की बनी हुई यानी लिपिड्स की बनी हुई एक लेयर है जो पानी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो इनके सरफेस पे चूंकि क्यूटिकल मौजूद है तो इस वजह से एवोपरेशन का रेट कम हो गया। अब चूंकि ये पानी के नज़दीक रहते हैं, इस वजह से इन्होंने बनाई तो है क्यूटिकल, इनको ड्राईनेस का बहुत कम प्रॉब्लम होता है। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि क्यूटिकल अगर बारीक भी हो गुजारा हो जाता है। उसके बाद एम्फीबियन प्लांट्स, चूंकि ये पानी से दूर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। इनके पास जो सेल हैं वो आमतौर पे फ्लैजिलेटेड सेल्स होते, सिलिएटेड सेल होते हैं, सॉरी फ्लैजिलेटेड कह रहा हूँ, सिलिएटेड सेल होते हैं। और सिलिया और फ्लैजेला जिस सेल के पास भी होगा तो आमतौर पे उसको पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि सिलिया और फ्लैजेला ये सेल को मोटाइल बनाते हैं और सिलिया और फ्लैजेला हमेशा तैरते हैं, स्विम करते हैं वाटर के अंदर। इस वजह से जब तक वाटर नहीं होगा तो इनके जो गैमीट है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो बिकॉज दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वाटर इज नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन। आगे इस डिवीजन में 3 सब डिवीजन हैं, लिवरवोर्ट्स है, मोसिस है, हॉर्नवोर्ट्स है। इनकी डिटेल फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद इनके लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, लाइफ साइकिल से क्या मुराद है कि ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करता है। उसके बाद इनके लाइफ साइकिल के बारे में कहा जाता है कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? पहले आपने इस मतलब को सही अंदाज में समझना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। जैसे ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो बच्चे हैं वो ह्यूमंस ही होते हैं, फिर उनके बच्चों के जो बच्चे हैं वो भी ह्यूमन हैं, फिर उनके बच्चों के जो बच्चे हैं वो भी ह्यूमंस हैं। यानी इंसान की अगली जनरेशन भी इंसान है, उससे अगली जनरेशन भी इंसान है, उससे अगली जनरेशन भी इंसान है। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं ब्रायोफाइट्स, खासतौर पे किंगडम प्लांटी में ये फीचर कॉमन है कि सब में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। यहाँ 2 किस्म के प्लांट हैं, 2 किस्म की जनरेशन है। एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, वो एक अलहदा से प्लांट है। एक को हम कहते हैं गैमीटोफाइट, वो एक अलहदा से प्लांट है। और ये जनरेशन बदल बदल के आती है। पहले स्पोरोफाइट आई सपोज, उसके बाद गैमेटोफाइट आएगी। अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट टोटली डिफरेंट जनरेशन है, दोनों का काम डिफरेंट है। उसके बाद गैमेटोफाइट के बाद फिर स्पोरोफाइट आए, फिर गैमेटोफाइट आए, फिर स्पोरोफाइट आए। इसको हम कहते हैं कोई भी जनरेशन जो बदल बदल के आए, 2 मुख्तलिफ जनरेशन अगर आपस में बदल बदल के आए तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ 2 जनरेशन है जिनको डिस्कस किया जाएगा, गैमेटोफाइट और स्पोरो, और ये हेट्रोमॉर्फिक होती है। जी, नाम से जाहिर है। हेट्रो का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और मॉर्फिक कहते हैं शक्लो सूरत को, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। यानी गैमेटोफाइट हमेशा स्पोरोफाइट से मुख्तलिफ होगी, शक्ल के एतबार से भी, स्ट्रक्चर के एतबार से भी, इवन फंक्शन के एतबार से तो वैसे ही मुख्तलिफ है। उसके बाद जब हम बात करते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, तो पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइट से। तो नाम फाइट कहते हैं प्लांट को। तो ऐसा प्लांट जो गैमीट प्रोड्यूसिंग हो वो गैमेटोफाइट कहलाता है। ऐसा प्लांट जो गैमीट प्रोड्यूसिंग हो वो क्या कहलाता है? गैमेटोफाइट। और ये हमेशा हैप्लॉइड जनरेशन होती है। ये हमेशा क्या होती है? हैप्लॉइड, यानी इसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। उसके बाद डोमिनेंट एंड कंस्पिकुअस, डोमिनेंट एंड कंस्पिकुअस, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है क्योंकि ये वर्ड बहुत दफ़े इस चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं। गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, कंस्पिकुअस है। हमारे पास 2 किस्म के डिविजन्स हैं, एक ब्रायोफाइट्स है, एक ट्रिक्योफाइट्स। तो जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं हम उसमें लिखते हैं गैमेटोफाइट डोमिनेंट एंड कंस्पिकुअस। लेकिन जब हम ट्रिक्योफाइटा की बात करते हैं उसमें लिखते हैं स्पोरोफाइट डोमिनेंट एंड कंस्पिकुअस।
ब्रायोफाइट की बात करेंगे, स्पोरोफाइट आप कह सकते हैं लेस कंस्पिकुअस, लेकिन जब हम ट्रेकियोफाइटा की बात करें तो वहां लिखेंगे गैमेटोफाइट लेस कंस्पिकुअस। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी हम ब्रायोफाइट्स के किसी प्लांट को देखते हैं तो उसमें जो हमें प्लांट नज़र आता है, यानी सपोज हमने एक ब्रायोफाइट के मेंबर को देखा तो वो जो हमें प्लांट नज़र आता है वो प्लांट की गैमेटोफाइट नज़र आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रिकियोफाइटा की, तो जब ट्रिकियोफाइटा का हम प्लांट देखते हैं तो प्लांट हमें स्पोरोफाइट नज़र आती है। तो जो चीज़ प्लांट में मेजर अंदाज में नज़र आए, जो प्रोमिनेंट हो, जो वाज़े नज़र आ रही हो, वो डोमिनेंट होती, कंस्पिकुअस होती। यानी आप कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी है वो डोमिनेंट है और कंस्पिकुअस है, लेकिन है गैमेटोफाइट। लेकिन ट्रिकियोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है, जो हमें प्लांट नज़र आता है वो प्लांट की स्पोरोफाइट नज़र आती है और आप कह सकते हैं वो डोमिनेंट है। कंस्पिकुअस का मतलब है जो चीज़ वाज़े नज़र आ रही है। अगर हम ब्रायोफाइट्स में देखें तो स्पोरोफाइट प्लांट में के अंदर छुपी हुई नजर आती है, स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर, तो इस वजह से वर्ड इस्तेमाल किया गया लेस कंस्पिकुअस। अगर हम गैमेटोफाइट की बात करें ट्रिकियोफाइटा में तो वो छुपी हुई नजर आती है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि यहाँ जो ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट है वो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी है। उसके बाद गैमेटोफाइट 3 सब डिवीजन हमने पढ़नी है ब्रायोफाइट्स में, लिवरवोर्ट्स, मोसिस एंड हार्मवोर्ट्स, 3। तो यहाँ गैमेटोफाइट की 2 शक्लें हैं। एक हम कहते हैं थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसका ना पता चल रहा हो कहाँ इसका स्टेम है, कहाँ इसके रूट्स हैं, कहाँ लीव्स हैं, और इसमें जाइलम और फ्लोएम भी ना हो, तो वो थैलॉइड कहलाता है। तो थैलॉइड की डेफिनेशन क्या है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द स्ट्रक्चर द प्लांट बॉडी विच कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, जिसमें हम फर्क नहीं कर सकते, इनटू ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड लैक वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। कि वो बॉडी जिसमें ये ना पता चले इसमें ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स नहीं होता उसमें, और साथ उसमें वेस्कुलर बंडल भी नहीं होते, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं। लेकिन जब हम बात कर, ज़्यादातर जो लिवरवोर्ट्स में है उसमें गैमेटोफाइट थैलॉइड होती है, लेकिन लिवरवोर्ट्स के कुछ मेंबर में, सम लिवरवोर्ट्स और मोसिस, सारी मोसिस के अंदर इसकी जो बॉडी है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। लेकिन यहाँ एक वर्ड स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, तो इसका मतलब है गैमेटोफाइट जो प्लांट की गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइट्स की, उसमें स्टेम और लीव्स और रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। स्टेम भी नहीं होता, लीव्स भी नहीं होती, रूट्स भी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक प्लांट बॉडी ड्रा कर रहा हूँ तो आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे ये प्लांट की रूट्स हैं, ये प्लांट का स्टेम है, ये प्लांट की लीव्स हैं। लेकिन उस वक्त तक हम रूट्स नहीं कहेंगे ट्रू रूट्स, उस वक्त तक ट्रू स्टेम नहीं कहेंगे, उस वक्त तक ट्रू लीव्स नहीं कहेंगे जब तक उनमें वेस्कुलर बंडल्स ना हो। जाइलम और फ्लोएम की मौजूदगी से ही रूट्स भी ट्रू बनती हैं, लीव्स भी ट्रू बनते हैं, स्टेम भी ट्रू बनते हैं। अगर वेस्कुलर बंडल ना हो और स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टेम की तरह नजर आए, लीफ की तरह नजर आए, रूट्स की तरह नजर आए, तो फिर वो रूट लाइक होगा, स्टेम लाइक होगा, लीफ लाइक होगा। वो ट्रू रूट्स नहीं होगा, ट्रू स्टेम नहीं होगा, ट्रू आप कैसे लीव्स नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो इस वजह से वर्ड इस्तेमाल क्यों किया कि रिजेंबलिंग, क्योंकि जितने भी हमारे पास ब्रायोफाइट्स के मेंबर है, चाहे उसकी गैमेटोफाइट हो या स्पोरोफाइट हो, उसमें न वेस्कुलर बंडल्स नहीं होंगे, तो उसमें जितने भी स्टेम की तरह, लीव्स की तरह, रूट्स की तरह स्ट्रक्चर नजर आएंगे वो रिजेंबलिंग करेंगे, यानी स्टेम लाइक, लीव्स लाइक और रूट्स। और रूट्स लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइजोइड, जिसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड एंकरेज। एंकरेज का मतलब है कि प्लांट को जमीन में गाड़ के रखें। आगे गैमेटोफाइट 2 तरह के ऑर्गन रखती हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंथ्रीडिया। अब ये टर्म आप लोगों को अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अगर ये लाइफ साइकिल आपको याद रहता है तो इस चैप्टर को समझना बड़ा आसान है, इस वजह से इसको आप लोगों ने साथ साथ तैयार करना है। तो सबसे पहले जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं आर्चिगोनिया। और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया क्या करते हैं, चूंकि मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आर्चिगोनिया वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। हमेशा मेल गैमेट बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। पहला करैक्टर
मोटाइल होते हैं, हरकत कर सकते हैं और हमेशा पानी में रिलीज होते हैं ब्रायोफाइट्स के केस में। ये किसकी बात कर रहा हूँ? ब्रायोफाइट्स के केस में। उसके बाद मेल गैमीट के 3 नाम और भी हैं जो आप लोगों ने जहन में रखने हैं। ये मुख्तलिफ जगह इस प्लांट पे मुख्तलिफ नामों से इसको डिस्कस किया गया है। स्पर्मेटोजोइट, एंथीरोजोइट, स्पर्म, ये मेल गैमीट के मुख्तलिफ नाम। ये करैक्टर कौन कौन से हैं? प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, मोटाइल हैं और पानी में रिलीज होते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्चिगोनिया कहलाते हैं, जिन्होंने फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करनी है। और एक आर्चिगोनिया में सिर्फ एक एग प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल गैमीट का दूसरा नाम एग है, इसको ओवम भी कहा जाता है, इसको ओवोस्फीयर भी कहा जाता है। तो ये 4 नाम इसके, 4 नाम इसके हैं जो बदल बदल के चैप्टर के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको मुख्तलिफ अंदाज में डिस्कस किया गया। तो ये चारों नाम आप लोगों को गैमीट्स के आने चाहिए। उसके बाद जो आर्चिगोनिया है वो एक आर्चिगोनियम में एक एग प्रोड्यूस होता है और नॉन मोटाइल होता है और हमेशा आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है। उसके बाद जैसे मैंने यहां ड्रा किया, ये सपोज एंथ्रेडिया है जिसने स्पर्म को रिलीज किया, स्पर्मेटोजोइड को, एंथीरोजोइड को, मेल गैमीट को रिप्लेस किया। ये सपोज आर्चिगोनियम है, इसमें एग एक ही बना है और वो हमेशा अंदर रहता है। उसके बाद जो स्पर्म है वो स्विम करके एग तक पहुंचेगी। अब सवाल ये कि स्पर्म कैसे पता चलेगा कि एग अंदर है? बेसिकली जो एग है वो कुछ केमिकल रिलीज करेगा। ये केमिकल क्या करेंगे? इन स्पर्म को अट्रैक्ट करेंगे और इसकी अट्रैक्शन की वजह से यहां पहुंचेगा और जाइगोट बन जाएगा। और ये स्विमिंग चूंकि पानी के जरिए से होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स के जितने भी मेंबर हैं उनको पानी रिक्वायर है रिप्रोडक्शन के लिए। तो एंथीरोजोइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आर्चिगोनियम, इनको आर्चिगोनियम अट्रैक्ट करते हैं। एक वर्ड इस्तेमाल किया कि कीमोटैक्टिकली, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टैक्टिक या टैक्सिस कहते हैं किसी स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट हो। कीमो अगर वो स्टिमुलस केमिकल की हो, जैसे फॉर एग्जांपल रूम में लाइट ऑन है और मैं सोना चाहता हूं, अब मैं लाइट को देख के उसकी तरफ जाऊं और उसको बंद करने की, तो मैं लाइट की तरफ गया, तो ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट। तो जब भी किसी स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, वो टैक्टिक मूवमेंट कहलाती है। तो यहाँ चूंकि केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो इस केमिकल्स की वजह से जो मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। तो जिस वक्त ये स्पर्म इंटर होंगे तो जाइगोट बन जाएगा। अच्छा, आपने एक और बात जहन में रखनी है कि जितने भी सेक्स ऑर्गन हैं उनके बाहर एक कवरिंग सेल की भी होती है और इसको स्टीरॉयल कवरिंग कहा जाता है। स्टीरॉयल कवरिंग यानी ये सेल ऐसे हैं, 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक स्टीरॉयल, इसके अपोजिट दूसरा वर्ड है फर्टाइल। तो स्टीरॉयल विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, हर वो चीज जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना हो स्टीरॉयल कहलाती है और जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो वो फर्टाइल कहलाती है। अब एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया चूंकि फर्टाइल है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो कवरिंग है इसका कोई भी सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये स्टीरॉयल कहलाएगी। तो आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया दे आर कवर्ड विद द स्टीरॉयल कवरिंग ऑफ द सेल्स। उसके बाद एक और पॉइंट जहन में रखने, ये जो एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया है, जो मेल गैमीट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है और फीमेल गैमीट, वो एक ही प्लांट पे मुख्तलिफ जगह भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। जैसे एक मेल प्लांट पे हो गया, एक फीमेल प्लांट पे हो, या एक ही प्लांट हो, एक जगह फीमेल गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लगा हो जिसको एंथ्रेडिया कहा जाता है, दूसरी जगह आर्चिगोन। ये दोनों पॉसिबिलिटी है प्लांट के अंदर। उसके बाद जाइगोट बन जाते हैं। तो जाइगोट हमेशा आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है और जाइगोट कुछ देर रेस्टिंग स्टेज में गुजारते हैं और बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एम्ब्रियो में। अच्छा, आपने एक बात जहन में रखनी है, जो गैमेटोफाइट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, जाइगोट बनने तक ये जितनी भी जनरेशन है वो सारी हैप्लॉइड जनरेशन है। लेकिन जो ही जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में 2 सेल आपस में मिलते हैं, तो ये कौन सी जनरेशन बन जाएगी? डिप्लॉइड जनरेशन बन जाएगी। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अभी हमने डिस्कस किया जितने भी प्लांट हैं, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, जैसे कि हमने इस लेक्चर में पहले भी डिस्कस किया है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं।
किससे डेवलप होते हैं? एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। तो एम्ब्रियो बेसिकली बनता है कैसे कि जाइगोट में जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस के बाद एम्ब्रियो बनता है। अच्छा, उसके बाद जब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो में फिर माइटोसिस होती है। उसके बाद कौन सी जनरेशन बनती है? इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन। आगे स्पोरोफाइटिक जनरेशन के कुछ करैक्टर हैं, ये डिप्लॉयड जनरेशन है। उसके बाद लेस कंस्पिकुअस है, क्योंकि डिप्लॉयड ये क्यों है, डिप्लॉयड यहाँ वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि जाइगोट में माइटोसिस हुई, आपको पता है माइटोसिस में जैसे सेल पुराने होते हैं उसी से नए वैसे सेल बनते हैं। फिर एम्ब्रियो में भी माइटोसिस हुई, तो इस वजह से जब एम्ब्रियो से माइटोसिस के जरिए से स्पोरोफाइट बनेगी तो उसके सारे सेल क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉयड है। और स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉयड है। इस वजह से ओवरऑल इस लाइफ साइकिल को डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। डिप्लो, डिप्लॉयड, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉयड लाइफ साइकिल भी कहा जाता है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के एक मुतबादिल नाम डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी। उसके बाद लेस कंस्पिकुअस है। तो लेस कंस्पिकुअस, ये मैं फिर यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा ओवरव्यू दे दूं। गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, कंस्पिकुअस है, कि जो हमें प्लांट नजर आता है वो गैमेटोफाइट का ब्रायोफाइट्स में नजर आता है। डोमिनेंट का मतलब कि जो वाजे नजर आ रहा है, यानी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में से जो जनरेशन वाजे नजर आती है वो गैमेटोफाइट है, और जो स्पोरोफाइट है वो प्लांट के अंदर छुपी हुई होती है, ये वाजे नजर नहीं आती। इस वजह से ये लेस कंस्पिकुअस है। तो आपने जहन में रखना है कि डोमिनेंट और कंस्पिकुअस वो जनरेशन होती है जो हमें देखने से सामने नजर आए। जो प्लांट नजर आता है वो डोमिनेंट भी है, वो कंस्पिकुअस भी है। ये मैं बार बार इस वजह से दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर में हर क्लास के अंदर, हर सब डिवीजन के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल होगा, डोमिनेंट, कंस्पिकुअस, लेस कंस्पिकुअस। तो डोमिनेंट कंस्पिकुअस वो जनरेशन होती है जिसमें एक स्ट्रक्चर प्रॉपर नजर आ रहा होता है, और लेस कंस्पिकुअस वो होता है जो अंदर छुपा हुआ होता है। तो बहरहाल जो स्पोरोफाइटिक है ये गैमेटोफाइट के अंदर छुपी हुई होती है। इंटायरली डेवलप इनटू द गैमेटोफाइटिक बॉडी, गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर ये डेवलप होती है और आम तौर पे गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच रहती है। इस वजह से इसको कहा जाता है ये डिपेंडेंट जनरेशन, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकती। इस वजह से खुराक के लिए, नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए किसका सहारा लेती है? गैमेटोफाइटिक जनरेशन का सहारा लेती है। तो इस वजह से लिखा है टोटली एंड पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब है खुराक हासिल करने के लिए, प्रोटेक्शन का मतलब है हिफाजत के लिए। उसके बाद अगर स्पोरोफाइटिक जनरेशन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक फुट होता है, कि इसमें सीटा होते हैं, कि उसमें कैप्सूल होता है। फुट इस्तेमाल होता है गैमेटोफाइट के साथ अटैच होने के लिए, सीटा एक सीधा सा स्ट्रक्चर है, और जो ऊपर एक स्ट्रक्चर कवरिंग बनती है इसको कैप्सूल कहा जाता है। और कैप्सूल के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इट इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर बनने, और स्पोर जिस सेल से बनते हैं उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्पोर मदर सेल। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल से स्पोर बनेंगे। आगे बनेंगे कैसे? ये एक स्पोर मदर सेल है, स्पोर्स, तो इसमें हमेशा मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, स्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड है। ये क्या है? डिप्लॉयड है। और जब मियोसिस होती है, स्पोर बनते हैं, तो स्पोर क्या होंगे? हैप्लॉयड है। तो स्पोर से ऑनवर्ड सारी हैप्लॉयड जनरेशन शुरू होती है। यानी आप कह सकते हैं स्पोर से लेके जाइगोट बनने से पहले तक, जब स्पर्म और एग बन चुके होते हैं, तो वहां तक जो जनरेशन है स्पोर, वो आप कह सकते हैं हैप्लॉयड जनरेशन है। जाइगोट से लेके स्पोर मदर सेल तक जो जनरेशन है वो डिप्लॉयड जनरेशन है। तो स्पोर मदर सेल मियोसिस से स्पोर, तो स्पोर क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। अच्छा, मियोसिस की एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि मियोसिस से जितने भी सेल बनते हैं वो सारे जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, और जब चीज़ डिफरेंट हो जाए तो फिर उनका कंपैरिजन आसान हो जाता है। जब सारी चीज़ें जैसी हों तो कंपैरिजन होते ही नहीं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट है, और 50 स्टूडेंट के नंबर सारे के 1100 में से 1070 हैं सारों के। तो अब उसमें ये नहीं कह सकते ये लाइक है ये नालाइक है, तो क्योंकि सारों के एक जैसे हैं। लेकिन अगर वो क्लास इस तरह की हो, कुछ स्टूडेंट के नंबर 1070 हों 1100 में से, कुछ के 1060 हों, किसी के 1050 हो, अब हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये लाइक है ये नालाइक है।
तो जब चीज़ें डिफरेंट होती हैं फिर उनमें कंपैरिजन क्या होता है, अगर चीज़ें सिमिलर हो फिर उनमें कंपैरिजन नहीं होता। अब चूंकि ये मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं तो ये सारे जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन बुक में एक वर्ड इस्तेमाल किया, ये होमोस्पोरस होते हैं। होमो का मतलब एक जैसे, तो आपने जहन में रखना है ये होमोस्पोरस वर्ड ये शक्लो सूरत के लिहाज से कहा गया, जेनेटिकली नहीं कहा गया। जेनेटिकली वेरिएंट होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट, ये तीनों वर्ड हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली वेरिएंट और जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें दो किस्म के स्पोर नजर आएंगे, एक छोटा एक बड़ा। तो छोटे को माइक्रोस्पोर कहा जाएगा, बड़े को मेगास्पोर। माइक्रो छोटा, मेगा बड़ा। तो ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। हालांकि ये भी जेनेटिकली डिफरेंट है, लेकिन ये शक्लो सूरत के लिहाज से भी डिफरेंट है। तो यहाँ चूंकि शक्लो सूरत के लिहाज से एक जैसे हैं तो इस वजह से इनके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं होमोस्पोरस, लेकिन ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं, इनके करैक्टर डिफरेंट होंगे क्योंकि जीन्स डिफरेंट है। अब स्पोर क्या करते हैं, जब माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, इस पूरे लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की जब हम बात करें, पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक जगह मियोसिस होती है, इसके अलावा और कहीं मियोसिस नहीं होती। अगर आप मैं कहूँ कि जाइगोट एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट होता है, माइटोसिस। एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में कैसे कन्वर्ट होती है, माइटोसिस। स्पोरोफाइट सीटा फूट कैप्सूल कैसे बनाते हैं, माइटोसिस। कैप्सूल स्पोर मदर सेल क्या बनाते हैं, माइटोसिस। तो पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ मियोसिस एक जगह होती है जब स्पोर फॉर्मेशन होती है। अब मैं कहता हूँ कि ये 4 स्पोर बने, चारों जेनेटिकली डिफरेंट है क्योंकि मियोसिस से बने। तो जब जेनेटिकली डिफरेंट है फिर हम इनमें कंपैरिजन करेंगे, तो मे भी पॉसिबल है कि चारों स्पोर डिफरेंट है, इनके डिफरेंस की वजह से एक स्पोर इनमें अच्छा हो। जैसे हम कहते हैं क्लास में एक स्टूडेंट लाइक है दूसरा नालायक है, सपोज मैं कहता हूँ कि ये ए वाला स्पोर अच्छा है, और स्पोर की जर्मिनेशन के बाद क्या बनती है, दोबारा गैमेटोफाइटिक जनरेशन आती है। ठीक है, तो जब ये चारों स्पोर ए बी सी डी जर्मिनेट करेंगे तो 4 किस्म की गैमेटोफाइट बनेगी। गैमेटोफाइट ए, गैमेटोफाइट बी, गैमेटोफाइट सी, गैमेटोफाइट डी, 4 किस्म की गैमेट। अब चारों किस्म में से उस गैमेटोफाइट को सरवाइव करवाएगी नेचर, जिसके करैक्टर सबसे अच्छे हों, जिसके जीन्स सबसे अच्छे हों। जैसे मैंने अभी कहा कि चारों जेनेटिकली डिफरेंट है लेकिन ए के जीन्स सबसे अच्छे हैं, तो इसका मतलब है ए गैमेटोफाइट ये सरवाइव करेगी क्योंकि वो अच्छे जीन्स वाली है। यहाँ तो जब अच्छे जीन्स वाली गैमेटोफाइट सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगी तो ये भी अच्छे ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे। गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स भी अच्छे होंगे। जाइगोट बनेगा, जाइगोट भी अच्छा होगा। यानी इस स्पोर जो अच्छा था इससे चलने वाली पूरी अगली जनरेशन सारी अच्छी होगी। जाइगोट भी अच्छा होगा, एम्ब्रियो भी अच्छा होगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी अच्छी होगी। आगे ये जो फूट सीटा कैप्सूल भी अच्छा होगा। तो आगे जो स्पोर बनेंगे, सपोज मैं कहता हूं कि वो सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, ठीक हो। लेकिन यहां हम फिर नंबरिंग दे देते हैं EFGH, तो ये सारे ए से बने तो ये सारे अच्छे स्पोर्स थे, ठीक होगा। लेकिन ये चूंकि मियोसिस से फिर बने हैं तो ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं, सारे अच्छे लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट। जब सारी चीज़ें अच्छी हों फिर हम सिलेक्शन करते हैं बहुत अच्छे की। तो सपोज मैं कहता हूँ कि F जो जनरेशन इस दफ़ा है वो बहुत अच्छी है, तो यहाँ 4 किस्म की गैमेटोफाइट बनेगी EFGH। सर्वाइव कौन सी करेगी, सिर्फ F वाली, बाकी सबको ख़त्म कर दिया जाता है। ये तो आम अंदाज नज़र भी आता है, जब हम किसी सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाते हैं तो सिर्फ अच्छे को रखा जाता है, बाकी सबको निकाल दिया। अगर सारे अच्छे हों तो बहुत अच्छे को रखा जाता है, सबको निकाल दिया जाता है। अगर सारे बहुत अच्छे हों तो बहुत बहुत अच्छे को रखा जाता है, बाकी सबको निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह ये चारों अच्छे हैं, इनमें से बहुत अच्छी गैमेटोफाइट को रखा जाता है, उसके बाद सबको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये गैमेटोफाइट सपोज मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है, तो इससे सेक्स ऑर्गन भी बहुत अच्छे बनेंगे, जाइगोट भी बहुत अच्छा बनेगा, एम्ब्रियो भी बहुत अच्छा बनेगा, स्पोरोफाइट भी बहुत अच्छी बनेगी, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा, स्पोर मदर सेल भी बहुत अच्छा बनेगा, मियोसिस भी बहुत अच्छे अंदाज में होगी, स्पोर बनेंगे वो सारे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ये चूंकि मियोसिस से बने फिर ये जेनेटिकली डिफरेंट है, XYWZ, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे स्पोर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा स्पोर होगा जो बहुत बहुत अच्छा होगा। सपोज मैं कहता हूँ कि Y वाला
ये बहुत बेहतर। तो बाकी बहुत अच्छे वालों को डीजनरेट कर दिया जाता है, जो बहुत बहुत अच्छा हो उसको जिंदा रख। तो हर गुजरता लाइफ साइकिल ये इन्वायरमेंट के लिहाज से अच्छी जनरेशन को प्रोड्यूस करे। यानी आप कह सकते हैं प्लांट में हर आने वाली जनरेशन पहले से क्या होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। तो इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये नेचर के सामने मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी रखता है स्पोर्ट्स की शक्ल में, और नेचर को कहता है भाई ये मैंने 4 वैरायटी रखी हैं, आप इसमें से सिलेक्ट करो। तो नेचर बेस्ट को सिलेक्ट करती है। फिर जब अगली जनरेशन आती है तो फिर नेचर के सामने अगली मज़ीद वैरायटीज़ आ जाती हैं, फिर नेचर उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि नेचर के सामने ये जेनेटिक वेरिएशन रखती है। नेचर उस वैरायटी में से एक बेस्ट को सिलेक्ट करती है, उसी को ज़िंदा रखती है, उसी को ग्रो करवाती है और उसी को एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करवाती है। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो प्रोवाइड कांस्टेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मुसलसल नई जनरेशन्स प्रोड्यूस कर रही होती है जो पहले से मुख्तलिफ होती है, अच्छी होती है। फिर जब काफ़ी सारी वैरायटी नेचर के सामने आती है तो नेचर क्या करती है, नेचर सेलेक्ट द बेस्ट जेनेटिक मेकअप। नेचर हमेशा बेस्ट को सिलेक्ट करती है, उसी को सर्वाइव करती है और उसी को वेल एडॉप्टेड बनाती है, उसी को अपने अंदर रहना भी सिखाती है। ठीक हो गया। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की इम्पोर्टेंस है। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने बार बार सुनना है, बार बार याद। जब तक तैयार ना हो अगला टॉपिक तैयार करने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये बुनियाद है पूरे चैप्टर को समझने की। अच्छा, हमने ब्रायोफाइट्स डिस्कस किए। तो ब्रायोफाइट्स को अगर कोई आपको क्या कहे कि एक लाइन में इसको डिफाइन करो, तो इसकी एक लाइन कैसे बनेगी। ब्रायोफाइट्स, इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते, पहला पॉइंट। जो गैमेटोफाइट है डोमिनेंट होती है, यानी जो प्लांट हमें नजर आता है वो उसमें नजर आता है, गैमेटोफाइट वाजे नजर आती है। इस वजह से स्पोरोफाइट अंदर अटैच होती है गैमेटोफाइट के, और होमोस्पोरस हो। तो ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके कीवर्ड्स कहलाते। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो एक वर्ड्स पूरे मजमून को बयान कर रहा हो। तो कीवर्ड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है ब्रायोफाइट्स में, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइट अटैच होती है, होमोस्पोरस होते हैं। ये 4 वर्ड्स हैं जो पूरी ब्रायोफाइट्स के करैक्टर को समराइज करते हैं। तो ये ब्रायोफाइट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, और अगले सारे लेक्चर की बुनियाद है। इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन भी किया है। ठीक, ये लगता है ऐसा कि जैसे ये लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, लेकिन ये चूँकि बुनियाद थे इस वजह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। जब तक ये टॉपिक तैयार ना हो आगे मूव करने की कोशिश मत करें। ये मेरी आप लोगों को एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है, ऑर्डर भी है। ये टॉपिक अच्छी तरह तैयार हो गया तो समझो अगला चैप्टर बड़ी आसानी से आपके माइंड के अंदर एब्जॉर्ब होता रहेगा। अगर ये टॉपिक तैयार नहीं होगा तो अगले जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ये बुनियाद है, इस वजह से इतना टाइम मैंने लिया है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.